दोस्तों आज हम आपको साल 2006 की एक ऐसी इंस्पिरेशनल और इमोशनल फिल्म का रिकैप देने जा रहे हैं जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों फिल्म 1981 के सैन फ्रांसिस्को से शुरू होती है। फिल्म का मेन कैरेक्टर क्रिस गार्डनर एक डेली रूटीन के तौर पर एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बेचता है। वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को एक डे केयर में छोड़ देता है और बाद में डिफरेंट अस्पतालों में जाता है जहाँ वो अपने उस डिवाइस को बेचने जा सकता है। क्रिस बताता है कि प्रॉब्लम ये है कि उसे महीने में कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट तो बेचना ही है, लेकिन हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि बहुत ज्यादा महंगा और अननेसेसरी है। उसे काफी मशक्कत करनी पड़ती है उस डिवाइस को बेचने के लिए, जिस वजह से उसे अपनी पत्नी लिंडा से अपने बेटे को डे केयर से लाने के लिए कहना पड़ता है। जबकि लिंडा उस दिन डबल शिफ्ट कर रही होती है। उस रात खाने के दौरान क्रिस एक रूबी क्यूब देखता है। लिंडा तब उससे पूछती है कि क्या उसने टैक्सेस फाइल कर दिए हैं, जिस पर क्रिस कहता है उन्हें दोबारा से फाइल एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये बात सुनकर लिंडा और स्ट्रेस में चली जाती है। लिंडा के जाने के बाद क्रिस रूबी क्यूब को हल करने की कोशिश करता है, जो काफी ज्यादा आसान उसे लगने लगता है। वहीं अगले दिन सड़क पर चलते हुए उसे एक अच्छी कार के साथ एक बिजनेसमैन दिखाई देता है। क्रिस उस आदमी से पूछता है कि वो जीने के लिए क्या करता है और वो आदमी उसे बताता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है। क्रिस आगे पूछता है इतना कमाने के लिए तो उसने हायर एजुकेशन की होगी, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि नहीं, उसे सिर्फ अपने मैथ्स और सोशल स्किल्स पर काम करना पड़ा था। क्रिस सोच में पड़ जाता है कि खुद से बात भी करने लगता है और कहता है कि लोग मेरे आसपास कितने ज्यादा खुश हैं, आखिर वो क्यों उनकी तरह खुश नहीं है। बात आई जाई होती है। उसकी अगली सुबह क्रिस लिंडा को बताता है कि वो 6 बजे घर वापस आएगा क्योंकि वो एक स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए अप्लाई कर रहा है। लेकिन लिंडा सोचती है कि ये रिडिकुलस है और क्रिस को डिस्करेज करती है। फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं और लिंडा अंत में उसको कहती है कि उन्होंने 2 महीने से रेंट नहीं दिया है। बाद में हम देखते हैं कि क्रिस एक ब्रोकरेज फर्म के पास फॉर्म अप्लाई करने जाता है। हालांकि क्रिस अपने मेडिकल डिवाइस को एक स्ट्रीट परफॉर्मर के पास छोड़ देता है क्योंकि वो इसे लेकर अंदर नहीं जाना चाहता। क्रिस जब नौकरी के लिए एप्लीकेशन भर रहा होता है तो कंपनी के मालिक के पीछे से देखता है कि स्ट्रीट परफॉर्मेंस उसे भाग कर ले जा रही है और डिवाइस अपने साथ ले जा रही है। क्रिस वहाँ जल्दी से जल्दी जाना चाहता है और एप्लीकेशन फॉर्म को हाथ में पकड़ लेता है। हालांकि स्ट्रीट परफॉर्मर ट्रेन के थ्रू वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन क्रिस ने लिंडा से वादा किया कि वो अब अपने आखिरी बचे हुए डिवाइस को बेच देगा। फिर वो क्रिस्टोफर को डे केयर में छोड़ देता है, जहां क्रिस उसे बताता है कि खुशी का कोई कारण नहीं है। इसके ऑपोजिट डे केयर की दीवारों पर जो पेंट किया हुआ है। फिर वो अपने बेटे को अपने निकनेम 10 गैलन हेड के बारे में बताता है क्योंकि वो टेक्सास से है, जहां वो बड़े काउबॉय हैट्स पहनते हैं। बाद में क्रिस डीन विटर रेनॉल्ड के एक फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पर्सनली डीन विटर के रिसोर्स हेड जे ट्विसल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। हालांकि उनकी बातचीत ब्रीफ रहती है क्योंकि जय एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी में होता है और वहां पर भर रहा होता है। क्रिस स्ट्रीट परफॉर्मर को देखता है जो अपने साथ एक डिवाइस लिए है और वो डिवाइस क्रिस का ही है। क्रिस गुस्से से उसका पीछा करता है। वो अंत में अपने डिवाइस को वापस ले लेता है, लेकिन समस्या ये है कि अब उसके पास 2 डिवाइस है जो उसके द्वारा लिंडा को किए गए वादे में अड़चन डाल रही है। निश्चित रूप से लिंडा 2 डिवाइस देख लेती है और पूरी तरह से निराश हो जाती है। क्रिस्टोफर के जन्मदिन पर वो उसे बास्केटबॉल देता है, जिसके बाद क्रिस लिंडा से बात करता है और पहले क्या हुआ था, लेकिन लिंडा उसकी एक नहीं सुनती। अगले सीन में क्रिस जय से टैक्सी स्टैंड में मिलता है और उसके द्वारा 1 महीने पहले जमा किए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूछता है, लेकिन जय उसे बताता है कि उसे कहीं जाना है। फिर क्रिस उसकी टैक्सी में उसके साथ चल पड़ता है, ये बहाना बनाकर कि उसे भी उसी डायरेक्शन में जाना है। इस वजह से वो दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। जय एक रूबिक सॉल्व करने में थोड़ा परेशान हो रहा होता है, तब क्रिस उस रूबिक क्यूब को आसानी से सॉल्व कर देता है। जय इम्प्रेस हो जाता है। हालांकि वो जल्दी में टैक्सी से उतरकर चला जाता है बिना किराए दिए, जिसका अर्थ है कि क्रिस को किराया देना पड़ेगा। क्रिस गाड़ी से उतरकर दौड़ता है और सफलतापूर्वक ट्रेन भी भाग जाता है, लेकिन ट्रेन के दरवाजे के बंद होने की वजह से उसे अपना डिवाइस वहीं छोड़ना पड़ता है। इतना सब हो जाता है जिस वजह से लिंडा को अपनी शिफ्ट मिस करनी पड़ती है ताकि वो क्रिस्टोफर को डे केयर से लाकर उसका ध्यान रख सके। लिंडा क्रिस को बताती है कि वो और क्रिस्टोफर घर छोड़कर जा रहे हैं। क्रिस घर आता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता है। तभी उसे जय का फोन आता है, जो उसे अपने सेक्रेटरी का नंबर लिखने को कहता है ताकि वो कल उसे कॉल करके बात कर सके।
क्योंकि पास में कोई पेन और पेपर नहीं मिलता, क्रिस उस नंबर को याद कर लेता है और अगले दिन पेपर पर लिखने के लिए पास के स्टोर जाता है। क्रिस लिंडा का सामना करता है, जो अभी अभी डे केयर में क्रिस्टोफर को छोड़कर आई है। लिंडा बताती है कि वो अब क्रिस के साथ खुश नहीं है। क्रिस कहता है कि अगर वो जाना चाहती है तो जाए, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं जाएगा। उस दिन क्रिस अपने बेटे को घर लाता है। मकान मालिक किराए के लिए क्रिस से पूछता है, लेकिन क्रिस उससे रेंट देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगता है। मकान मालिक उसे 10 दिन और रहने के लिए सहमत हो जाता है। इसके अलावा क्रिस खुद से अपने अपार्टमेंट को पेंट भी करता है। जब दीवारों को वो पेंट कर रहा होता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर क्रिस 2 पुलिस कर्मियों को देखता है, जो उसे अपने साथ स्टेशन जाने के लिए कहते हैं। क्रिस पुलिस स्टेशन में पार्किंग टिकट के लिए पे करता है, लेकिन पुलिस अधिकारी उसे बताता है कि सुबह 9:30 बजे इसे वेरीफाई किया जाएगा। क्रिस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो लिंडा के पास अपने बेटे को छोड़ देता है और कहता है कि इसकी देखभाल करना। लिंडा स्वीकार करती है इस शर्त पर कि वो अपने बेटे के साथ देर से लौटेगी। इस वजह से वो रात में स्टेशन नहीं रहता है। अगले दिन क्रिस इंटरव्यू के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसके पास कपड़े बदलने तक का समय नहीं। वो वही कल से पहने हुए कपड़े ले जाता है। वहाँ क्रिस को ऐसी हालत में देख पैनल के सभी लोग हैरान और निराश हो जाते हैं। फिर वो पैनल को बताता है कि उसे इंटरव्यू से 1 दिन पहले पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था, क्योंकि उसने पार्किंग टिकट का चार्ज नहीं भरा था। हेड ऑफ प्रोग्रेस क्रिस से इम्प्रेस नहीं होते। हालांकि अंत में क्रिस पैनल को हंसाने में कामयाब रहता है। जय क्रिस को बधाई देता है कि उसने बिना फॉर्मल कपड़ों के भी इंटरव्यू पास कर लिया है। हालांकि क्रिस उसे बताता है कि वो नौकरी के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसे पता चला कि ये एक इंटर्न प्रोग्राम है जहां उसे बिल्कुल भी पे नहीं किया जाएगा। लेकिन जय ने उसे इंटरव्यू के बाद ज्वाइन करने की बात कही। क्रिस अपनी पत्नी और बेटे के आने की प्रतीक्षा में सीधे अपने घर जाता है। लिंडा क्रिस्टोफर के साथ उस रात थोड़ी देर बाद आती है, जबकि क्रिस्टोफर सो रहा होता है। लिंडा क्रिस से कहती है कि वो एक वेट्रेस के रूप में काम करने के लिए न्यूयॉर्क जा रही है। क्रिस उससे सहमत होता है, लेकिन केवल अगर उनका बेटा उनके साथ रहे तो। वहीं लिंडा का मानना है कि क्रिस उनके बेटे की देखभाल कर सकता है, इसीलिए वो अगले दिन उन्हें छोड़कर चली जाती है। पिता और पुत्र क्रिस के दोस्त की हेल्प के साथ पास किसी होटल में रहने चले जाते हैं और सैटरडे के दिन दोनों साथ में बास्केटबॉल भी खेलते हैं। बॉल की शूटिंग के दौरान क्रिस्टोफर अपने पिता से कहता है कि वो प्रो बनना चाहता है, जिस पर क्रिस कहता है कि उसे नहीं लगता कि क्रिस्टोफर एक प्रो बन सकता है। फिर देखता है कि उसके बेटे का रवैया किस तरह उसकी बात सुनकर बदल जाता है। क्रिस अपने बेटे को एनकरेज करता है और कहता है कि कभी किसी को उसे ये मत बताने दो कि वो कोई चीज कर सकता है या नहीं। यहाँ तक कि वो अपने मेडिकल डिवाइस को बेचने के लिए अस्पताल जाते हैं और हॉस्पिटल उस उपकरण को खरीदने के लिए सहमत भी हो जाता है, जिससे पिता और पुत्र को कम से कम थोड़ा सा पैसा मिल सके। अगले दिन क्रिस इंटर्नशिप के दौरान लंच ब्रेक में व्यापार के बारे में जानने के लिए क्रिस गली में मिस्टर फ्रोहम से मिलता है और कुछ बातें करता है, लेकिन उनकी बातें लंबे नहीं चलती। जब क्रिस एक आदमी को अपना ट्रेन पर छोड़ने हुए डिवाइस ले जाते हुए देखता है, फिर डिवाइस ले जाने वाले आदमी का पीछा करता है, लेकिन असफल रहता है क्योंकि वो टक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। इस टक्कर में क्रिस का जूता भी सड़क की दूसरी ओर गिर जाता है। वो वापस ऑफिस सिर्फ एक ही पैर में जूता पहनना चाहता है। बाद में फिल्म डिफरेंट सीन्स को देखते हुए नजर आती है, जहां क्रिस को कभी कुछ तो कभी कुछ लाने के लिए इधर से उधर दौड़ना पड़ता है और अगले सीन में क्रिस को उसके चेक्स पर नामों के साथ कोई सफलता नहीं मिलती दिखती, जिसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर वो सीधा लिस्ट के टॉप नाम पर फोन घुमाता है, जो एक बड़ी कंपनी के CEO का नंबर होता है। क्रिस को मिस्टर रिबन के साथ मीटिंग करने का मौका मिलता है, लेकिन क्रिस जैसे ही मीटिंग के लिए निकल रहा होता है, उसका इंटर्नशिप बॉस मिस्टर फ्रैकेश अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए उसे कहता है। इस वजह से क्रिस मीटिंग मिस कर लेता है और उस रात अपने बेटे का डिनर करता है। डिनर पर वो क्रिस्टोफर को कहता है कि उसके साथ एक ट्रिप पर चले, लेकिन क्रिस्टोफर तभी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है जब क्रिस उसे फुटबॉल मैच का लालच देता है। अगले दिन क्रिस अपने बेटे के साथ मिस्टर रेवन के घर जाता है और उनका शुक्रिया करता है उसको चार्ज देने के लिए। हालांकि उसने वो मीटिंग मिस कर दी थी। मिस्टर रेवन फिर क्रिस और उसके बेटे को फुटबॉल मैच के लिए इनवाइट करते हैं। हालांकि मिस्टर रेवन को क्रिस पसंद आता है, लेकिन वो उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। वो क्रिस को मिस्टर रेवन के बिजनेस फ्रेंड के साथ बातचीत करता है। जबकि चीजें बहुत अच्छी लगती है, तभी IRS एक दिन क्रिस के बैंक खाते से अनपेड टैक्सेस के
के भुगतान के रूप में कुछ पैसे निकालते हैं, जिसके बाद क्रिस के पास कुछ भी पैसा नहीं बचता। वो अपने दोस्त के पास अपना पैसा मांगने जाता है और उसका दोस्त बोलता है कि मैंने तो होटल का भुगतान कर दिया। क्रिस काफी नाराज हो जाता है। उसका दोस्त उसके चेहरे पे दरवाजा बंद कर देता है। उस दिन के बाद क्रिस उस डिवाइस को फिर से पाता है जिससे बेचने के लिए वो जगह जगह घूमता है। फिर वो तुरंत डिवाइस को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि ये टूटा हुआ है, जबकि अस्पताल इसे खरीद लेता है अगर वो ठीक कंडीशन में होता। क्रिस डिस्ट्रेस्ड महसूस करता है। उस रात वो होटल में अपने कमरे के बाहर अपनी चीजों को पड़ा हुआ पाता है। क्रिस दरवाजा खोलने का प्रयास करता है, लेकिन वो खुल नहीं रहा होता क्योंकि ताले का लॉक बदल दिया जाता है और उनके थके होने के बावजूद फिर से उन्हें आगे बढ़ना होता है। वो एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां क्रिस्टोफर नोट करता है कि उसके पिता के पास जो उपकरण है वो टाइम मशीन नहीं है। क्रिस फिर अपने पिता को बताता है कि ये एक टाइम मशीन ही है। वो फिर एक बटन दबाता है और अपने बेटे को एक्टिंग करते हुए कहता है कि डायनासोर के एरा में वो ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। क्रिस्टोफर भी उसके खेल में शामिल हो जाता है। अंत में वो दोनों एक पब्लिक टॉयलेट में बैठ जाते हैं। क्रिस्टोफर हालांकि सो जाता है, लेकिन क्रिस सिस्कियां लेते हुए रोता है। अगले सीन में क्रिस और उसका बेटा एक होमलेस शेल्टर में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां से वापस जाना पड़ता है क्योंकि वहां सिर्फ औरतें और बच्चे रह सकते हैं। फिर वो एक और होमलेस शेल्टर में जाते हैं जहां एक बार फिर मौका खो देते हैं, पर उनके आगे वाला आदमी चीट करता है, जिस वजह से उन्हें वहां जगह मिल जाती है। दूसरे सीन में क्रिस डिवाइस को ठीक करने का प्रयास करता है। क्रिस बताता है कि वो सीखता है कि कस्टमर के साथ अपनी बातचीत कैसे समाप्त की जाए, क्योंकि उसे और उसके बेटे को घर के लिए जल्दी लाइन में लगना पड़ता है। सीन बदलते जाते हैं और हम देखते हैं कि क्रिस और उसका बेटा शेल्टर में चल रहे किसी प्रोग्राम में खड़े हैं। क्रिस कल की इंटर्नशिप परीक्षा के लिए पढ़ रहा है। अगले दिन क्रिस जल्दी से अपने एग्जाम को जल्द खत्म करता है। मिस्टर फ्रोहम जब भी अभी टैक्सी से आते हैं, क्रिस को उसे कुछ पैसे उधार देने के लिए कहते हैं। लिमिटेड पैसे होने के बावजूद भी क्रिस उन्हें $5 उधार दे देता है। क्रिस रक्तदान करता है, जिसकी वजह से उसे कुछ पैसा मिलता है और उस डिवाइस को वो ठीक करने में उसका प्रयोग करता है। क्रिस्टोफर पूछता है कि क्या उसकी वजह से उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। क्रिस कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब क्रिस्टोफर अपने पिता से ये पूछ रहा होता है, वो काफी इमोशनल हो जाता है और उसके बाद वो अपने पिता को कहता है कि आप बहुत अच्छे पिता हैं। फिर अगले दिन वो डिवाइस को बेचने का प्रबंधन करते हैं, जिसके रिटर्न में उन्हें होटल में ठहरने के लिए कुछ पैसा मिलता है। बाद में पिता और पुत्र एक बीच पर टहल रहे होते हैं। अगले सीन में बाथरूम के अंदर जय और क्रिस बात करते हैं और जय क्रिस को उसके द्वारा कई कस्टमर्स को लाने के लिए बधाई देता है। बाद में मिस्टर फ्रैकेश द्वारा क्रिस को बुलाया जाता है। वो क्रिस को मिस्टर फ्रोहम से हाथ मिलाने के लिए कहता है, तो नोटिस करते हैं कि क्रिस ने आज नई शर्ट पहनी है। क्रिस उसे बताता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि एक इंटर्न के रूप में उसका आज आखिरी दिन है, जिस पर मिस्टर फ्रोहम उसे कहता है कि ऐसी बात है तो उसे अब हर दिन ऐसे ही कपड़े पहनने होंगे क्योंकि उसे नौकरी पर रखा जा रहा है। क्रिस ये सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू आते हैं। वो रोकने की कोशिश करता है और पैनल को धन्यवाद देता है। मिस्टर फ्रोहम उसे उधार लिए $5 वापस करते हैं। फिर बिल्डिंग के बाहर निकलकर वो नैरेट करता है कि उसके जीवन के इस हिस्से को हैप्पीनेस कहा जा सकता है। वो सीधे डे केयर में अपने बेटे के पास जाता है, उसे कसकर गले लगाता है। फिल्म के एंड में पता चलता है कि क्रिस अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म स्टैब्लिश करने का मैनेजमेंट करता है। फिर फिल्म क्रिस और उसके बेटे के कहीं जाते हुए खत्म हो जाती है, जबकि उनके पास से गुजरने वाले रियल क्रिस गार्डनर के साथ मजाक करते हुए एपिलॉग से पता चलता है कि क्रिस ने कई $मिलियन का सौदा हासिल कर लिया है। तो ये है फिल्म की कहानी जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो जरूर बताइएगा और इसी तरह की दूसरे कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।